हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे 10th बोर्ड बूस्टर बैच हिंदी में। और आज हम लोग क्या करेंगे बच्चा पार्टी, आज हम लोग करेंगे डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। अब जिसने भी यहाँ पर मेरा डेमो लेक्चर देखा होगा उसे ये चीज़ पता होगी कि मैंने हमारा डस्ट ऑफ स्नोस में कवर किया था, लेकिन जिसने नहीं देखा उन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस दोनों पूरे तरीके से आज आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कराने वाली हूँ। प्लस साथ ही साथ मेरे को कई बच्चों ने ये डाउट भी बोला था कि मैम हमें ना इंग्लिश में समझ तो आ जाता है, हिंदी में भी समझ आ जाता है, लेकिन कहानी अटकती है हमारी जब हमें आंसर्स बनाने होते हैं, हमें वो नहीं आते। तो आप हमें वो सिखा दो कि आंसर्स बनाने कैसे हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आज हम लोग यही करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी या समझाऊंगी उनसे पहले मैं आप लोगों को सिखा दूंगी कि क्वेश्चन आंसर्स को करना कैसे है, ताकि आप लोगों के ये प्रॉब्लम का भी समाधान हो जाए। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं बच्चा पार्टी, आज हम लोग करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इन दोनों पोएम्स में क्या था, क्या क्या हमारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं और कैसे कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना होगा। तो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस ये दोनों जो पोएम्स हैं ना, ये किस पे बेस्ड है, ये नेचर पे बेस्ड है, या सिंपल टर्म्स में हिंदी में बोला जाए तो ये प्रकृति के ऊपर लिखी गई दो पोएम्स हैं। जिसमें पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो में हम लोग ये देखते हैं कि इंसान का दिमाग ही सब कुछ होता है, यानी वो इंसान का दिमाग ही है जो किसी भी चीज़ के पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव या किसी और चीज़ के पर्सपेक्टिव को नेगेटिव पॉइंट दे देता है। भगवान ने तो सब चीज़ें बराबर बनाई हैं, भगवान ने दोनों में से किसी के बीच में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया है, अच्छा बुरा। हम इंसान हैं जिन्होंने चीज़ों को या तो अच्छा या बुरा में बांट दिया है। दूसरी पोएम हमारी होगी फायर एंड आइस, जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पोएट है वो कहता है कि दुनिया का अंत हो जाएगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो वो ये कहते हैं कि दुनिया किस फॉर्म में खत्म होगी, दुनिया कैसे खत्म होगी, क्या रीजन होगा दुनिया का खत्म होने का, वो सब हम लोग हमारी इस चैप्टर के अंदर भी कवर करेंगे। जिसमें वो कहते हैं दुनिया दो चीज़ों की वजह से ख़त्म हो सकती है, या तो दुनिया फायर की वजह से यानी आग की वजह से ख़त्म होगी, या दुनिया ख़त्म होगी बर्फ़ की वजह से। अब यहाँ पर ये आग और बर्फ़, ये बर्फ़ जो है और आग जो है, ये सिर्फ क्या एक्चुअल दुनिया में आग लगने से या दुनिया में बर्फ़ पड़ने से दुनिया ख़त्म होने की बात हो जा रही है? जी नहीं। यहाँ पर जो आग और बर्फ़ है वो दो अलग अलग इंसान के इमोशंस, इंसान के कैरेक्टरिस्टिक को दिखाएंगे, जो ये बताएंगे कि इंसान कैसा होता है, इंसान के मन में आग वाली यानी गुस्से वाली क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, और नफरत जैसी कोल्ड हार्टेडनेस, नफरत जैसी बर्फीली नफरत इंसान के दिमाग में कैसे होती है, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला जी रहा है या सामने वाला मर रहा है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर करते हैं हम लोग हमारी बोर्ड बूस्टर हिंदी की क्लास का शुरुआत, और समझ लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक्स में हम लोग समरी कवर करेंगे यहाँ चैप्टर की, या होगा हमारे पास पोएम की, वही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको समझेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आएगा वो भी हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहली पोएम जो है हमारी वो है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि अगर बर्फ़ गिर जाती है तो उससे व्यक्ति के दिमाग पे क्या क्या असर पड़ता है, या क्या क्या चेंज, क्या क्या बदलाव उसके दिमाग में आता है। वो कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक प्रकृति पर से संबंधित एक सुंदर कविता है। इस कविता में प्रतिनात्मक घटना का वर्णन किया गया है। वो एक ऐसी घटना का वर्णन करते हैं, एक ऐसी पॉइंट के बारे में बताते हैं जो उनको लगता है कि यार हाँ यार मेरी तो ज़िंदगी बदल गई इस चीज़ के साथ, मेरा तो मूड एकदम से ही बदल गया, मेरा तो वक्त जज्बात सब ही बदल गया है मेरी ज़िंदगी का। ऐसा क्यों हुआ? कभी धतूरे के एक पेड़ के नीचे खड़ा था। यहाँ पे धतूरे को इंग्लिश में हम लोग हेमलॉक ट्री कहेंगे, कि वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था और वह सोचता था कि उस दिन उसका दिन खराब हो चुका है। तभी एक कौवा उस पेड़ के ऊपर आकर बैठता है और ऊपर से बर्फ की धूल जैसे ही उसके सर पर गिरती है उसका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। वो मूड उसका एकदम से चेंज क्यों हो जाता है? वो मूड उसका एकदम से चेंज इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है, उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि भगवान ने तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जो हमारे मूड को अच्छा रखने के लिए होती हैं, जो हमारे इंसानियत को बनाए रखने के लिए होती हैं, जो हमारे मूड को अच्छा बनाने के लिए होती हैं। भगवान ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको दी हैं। तो क्यों ना उस चीज़ों
चीज़ों से लेकर खुश हुआ जाए, क्यों ना ये देखा जाए कि छोटी छोटी चीज़ें भी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। मुझे इस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर दुखी होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं क्यों लोगों के पीछे अपना दिन खराब करूं, जब मेरे को भगवान ने, नेचर ने ही कुछ ऐसा दे रखा है जिससे मैं अपने मूड को अच्छा कर सकता हूं, तो क्यों ही कुछ खराब करना, किसके लिए खराब करना। यह छोटी सी घटना कवि के मानसिक दशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है और उसका मूड बदल जाता है। वह सोचता है कि उसने उसके शेष दिन को खराब होने से बचा लिया और वह कौवे के भांति अपने काम पर लग जाता है। वो कौवा आया, जाने अनजाने में उसके सर पे बर्फ की धूल गिराई और वो तो निकल गया और हमारा जो पोएट था वो खुश होकर चलता बना। तो वो कहते हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसकी पंक्तियों का क्या अर्थ है? इस कविता में, इन पंक्तियों में कवि ने एक शीतकालीन यानी वेरी कोल्ड डे, काफी ठंडे दिन के बारे में बात की गई है, जिस दिन वह बर्फ से घिरे रास्तों पर चलते हुए पेड़ों के नीचे से गुजर रहे थे जो बर्फ से पूरी तरीके से ढके हुए थे। ऐसे ही चलते चलते कवि एक पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और वहां पे पहुंच के खड़े हो जाते हैं। जब कवि ने पेड़ की ओर देखा तो उसे ज्ञात होता है, उन्हें पता लगता है तो पेड़ तो हेमलॉक ट्री है। अब ये हेमलॉक ट्री क्यों बोला गया? ये उत्तर अमेरिका के शंकुधारी पेड़ हैं। शंकुधारी क्या होते हैं? तुम लोगों ने नट्स वाले पेड़ देखे होंगे, या जिन पे कॉर्न्स या कॉर्नी या कॉर्नी थॉर्नी पेड़ कह सकते हो, जिनमें थॉर्न्स होते हैं। तुम लोगों ने ऐसा वाला एक फ्रूट देखा होगा जो कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का फ्रूट देखा होगा आप लोगों ने, जो आप लोगों को ये पेड़ों में से, पहाड़ों वाले पेड़ों से गिरता हुआ दिखेगा। तो वैसे ही एक शंकुधारी पेड़ है जिसे हेमलॉक कहा जाता है। इसकी गंध यूरोपीय पौधे की तरह प्रतीत होती है। यूरोपीय पौधा होता है वैसी इसकी स्मेल होती है, जिससे हेमलॉक के नाम से जाना जाने वाला जहर भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो हेमलॉक ट्री है ये पॉइजन का सिंबल है। ये किसका सिंबल हो गया? ये नेगेटिविटी का सिंबल हो गया कि ये तो भैया मौत का कारण बनता है, यानी हेमलॉक ट्री तो नेगेटिव चीज़ है। इसलिए इस नाम के आधार पर इस पेड़ का नाम भी हेमलॉक रखा गया है, जहां से कहीं से भी पॉजिटिव एनर्जी देने वाला नहीं है। अर्थात ये कोई भी सकारात्मक पेड़ नहीं था, यानी ये कोई भी पॉजिटिविटी, कोई भी अच्छी चीज नहीं दे रहा था। ये नेगेटिविटी का सिंबल था। ये क्या था? ये नेगेटिविटी का सिंबल था। नेगेटिव ओमेन लिख रही हूं मैं, नेगेटिव ओमेन। ये क्या था? ये एक नेगेटिव ओमेन था, एक गलत चीज का सिंबल था। और इन्हीं सब बातों के बीच जब कवि पेड़ की तरफ देखता रहता है तो अचानक पेड़ में से कौवा निकल आता है और उसे इसी तरह अचानक हलचल करने से पेड़ पर लदी हुई बर्फ लेखक के ऊपर पानी की बूंद की तरह गिरने लगती है। लेखक यहाँ बर्फ की तुलना धूल से करता है। क्यों करता है? क्योंकि जिनमें फर्क सिर्फ इतना है कि बर्फ के कण सफेद होते हैं और धूल के रंग बिरंगे कण होते हैं, परंतु हवा में बहती बर्फ के कण धूल की तरह ही प्रतीत होते हैं। इसी तरह घटना ने लेखक के हृदय तक अपना स्थान बना लिया कि अब वो फूल, जैसे उसके ऊपर वो बूंदे गिरी, जैसे वो धूल के कण उसके सर के ऊपर गिरे, उसे ये चीज़ समझ में आ जाती कि मैं फालतू में ही अपना मन खराब कर रहा था। भगवान ने तो नेचर में बहुत कुछ ऐसा बनाया है जो मेरे मूड को अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे वो हमें एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा कौवा होता है, हमारा क्या होता है? कौवा, हमारा कौवा क्या होता है? वो भी किसका? बैड लक का सिंबल होता है। तो हमने देखा कि हेमलॉक ट्री और हमारा कौवा दोनों ही बैड लक का सिंबल या नेगेटिव चीज़ों के सिंबल्स हैं, लेकिन रियलिटी में वही दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसने हमारे पोएट के मन को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया है, जिसने उसके मन को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। और उसी मन के बदलाव को समझने के लिए, उसी मन के बदलाव को झेलने के लिए ही हमारा जो पोएट है यहाँ पर वो ये कहता है, इस चीज़ के बारे में वो बोलता है कि मेरा मन तो एकदम से बदल गया। उसे ये रियलाइज हुआ कि ये डिफरेंस जो है ना, ये इंसान ने खुद बनाया है। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया था, तो मुझे भी हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को बराबर तरीके से ही समझना चाहिए। मुझे किसी के बीच में भी कोई भी डिफरेंशिएशन, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्लस उसे ये चीज़ भी समझ आती है कि भगवान ने दुनिया में ही ऐसी बहुत चीज़ें दी हैं जिनसे इंसान खुश हो सकता है, तो क्यों किसी के पीछे रोकर अपने मूड को ख़राब करना। तो यहाँ से उन्हें लाइफ लेसन मिलता है। प्लस वो हमें, हम जो पढ़ रहे हैं उसको ये लेसन देना चाहते हैं लाइफ में कि दुनिया में भगवान ने तो सब चीज़ें बराबर ही बनाई है। ये हमारे दिमाग का अंधविश्वास है जो चीज़ों को दो हिस्सों में बांट देता है। और दूसरा वो ये सिखाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, सर पे बर्फ़ का गिरना, उसका कितना बड़ा प्रभाव उसकी ज़िंदगी में, किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। छोटी छोटी चीज़ों का प्रभाव हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े चीज़ों को या बड़े बड़े
फैसलों को अंजाम दे सकता है। समझ में आया? अब वो कहते हैं इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि इस तरह बर्फबारी के स्नान पर उन्हें बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। वह कहते हैं कि इस बर्फबारी ने उनका मूड एकदम चेंज कर दिया। उस दिन वह एक सुस्त या निराशाजनक मनोदशा में थे, यानी ही वॉज वेरी सैड एंड मिजरेबल। वो बहुत ही दुखी थे। वो क्या थे? ही वॉज वेरी सैड एंड मिजरेबल। उनका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उस पर बर्फबारी गिरने से अचानक उनके दिल को चकित कर दिया। एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी, ही बिकेम वेरी सरप्राइज्ड कि यार ऐसा भी हो सकता है। और फिर उनको रियलाइज हुआ कि यार मैं तो फालतू में अपना दिन खराब कर रहा था। इसी तरह उनकी उदासी की जगह उत्सुकता ने ले ली। इसके अलावा बर्फ के स्नान ने उन्हें एक और प्रभाव दिया कि जो कवि के ऊपर पड़ा। वह कहते हैं कि वह विशेष दिन कुछ खास नहीं था, वह पर्टिकुलर दिन कुछ अच्छा नहीं था, इसी वजह से उस दिन में कुछ आगे खास होने की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। लेखक ने मन ही मन यह सोच लिया था कि वह विशेष दिन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जब उनके सर के ऊपर वो बर्फ गिरती है तो उनके हृदय में परिवर्तन आ जाता है। उनके दिल की भावनाएं जो है वो एकदम से बदल जाती हैं और वो खुश हो जाते हैं और ये चीज़ को रियलाइज करते हैं, ये चीज़ को समझते हैं कि जो भी हुआ था वो भगवान को दिखाने का एक तरीका था कि भाई मैंने तुम लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जिनसे तुम खुश हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ को देखकर दुखी ही होना है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसी तरीके से हमारी दूसरी पोएम को। उससे पहले यहाँ पे है, हालांकि उसके कंधे पर धूल की तरह बर्फ के स्नान से उसका मन बदल गया। इस घटना ने उन्हें महसूस कराया कि पूरा दिन खराब नहीं था, कम से कम उस दिन का कुछ हिस्सा तो सुखद रहा था जिसको वो खुद भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इस घटना ने लेखक को एक नया अनुभव दिया था कि वह इसे खजाने के रूप में रखने के साथ साथ अपनी अद्भुत काव्य रचना में यानी अपनी पोएट्री में भी यूज करेंगे, जैसा उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो हमारे लिए किया है। और इसी तरीके से वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं। दोनों पोएम्स करने के बाद मैं एक बार आप लोगों का वैल्यू चार्ट दूंगी उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। अब आते हैं हम लोग इसी तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेकेंड पोएम, जिसका नाम है फायर एंड आइस, आग और बर्फ। ये आग और बर्फ का यहाँ पर क्या लॉजिक है? ये आग और बर्फ का लॉजिक है यहाँ पर दो अलग अलग इंसान के इमोशंस को दिखाने के लिए, जो आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर वो इंसान का गुस्सा, ठीक है, उसका शॉर्ट टेम्पर्ड होना, उसका चीखना चिल्लाना किसी के भी ऊपर, ठीक है, और उसकी लस्ट दिखाता है। और यहाँ पर वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है इंसान की हेट्रेड, इंसान का किसी और की तरफ नफरत होना। कहने को तो नफरत फायर होनी चाहिए, लेकिन इंसान जब नफरत करता है ना तो वो छुपा कर करता है, वो दिखाता नहीं है सामने नफरत को। वो नफरत दिली दिल में होती है। वो एक तरीके से कह सकते हो इट इज़ अ समथिंग दैट अ पर्सन डज इन अ कोल्ड हार्टेड मैनर। तो इट इज़ हेट्रेड, या इसके लिए आप लोग एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो, कोल्ड हार्टेडनेस, कि एक इंसान कोल्ड हार्टेड होता है। और क्योंकि वो इंसान बहुत ही कोल्ड हार्टेड है, इसीलिए वो इस तरीके से अपने मन के इमोशंस को व्यक्त करता है। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? हाँ जी। तो जैसा हमने देखा कि हमारा फायर दिखाता है एंगर, शॉर्ट टेम्पर्ड और लस्ट, वैसे ही और हमारा आइस दिखाता है हेटेड और कोल्ड हार्टेडनेस। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये कॉन्ट्रास्टिंग ह्यूमन इमोशंस है। ये क्या है? ये कॉन्ट्रास्टिंग ह्यूमन इमोशंस है। यानी दोनों देखा जाए तो इंसान के जो नेचर के दो अलग अलग पहलू होते हैं। यहाँ तो इंसान बहुत गुस्सा हो जाता है, या इंसान से तुझे जो करना है कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये दो ऐसे अलग अलग इमोशंस को दिखाता है, दैट इज फायर एंड आइस। ये दो ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते तो है कि दुनिया तो फायर में खत्म होगी या आइस में खत्म होगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं कि दुनिया में आग लग जाएगी या दुनिया में शीतलहर आ जाएगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं इंसान का नेचर, इंसान का बिहेवियर, गुस्सा होने का, लड़ाई करने का, वॉर करने का, या डिप्लोमेटिकली हैंडल करने का, डिप्लोमेसी करने का, वो आइस के अंदर आता है। वो कहते हैं दोनों में से क्या चीजें ऐसी होंगी जिससे दुनिया अंत हो सकती है। तो वो कहते हैं किसी दिन मानवता का विनाश के बारे में कवि को बहुत यकीन है। कवि कहते हैं कि देखो दुनिया में जो चीज़ आई है वो दुनिया से किसी ना किसी दिन जाएगी भी। तो वो कहते हैं कि दुनिया का विनाश तो निश्चित है, ये तो होगा ही होगा। वो कहते हैं वह इस दुनिया के अंत के बारे में दो अलग अलग मान्यताओं के बारे में बात कर रहा है। वो कहते हैं दोनों ऐसे दो बिलीफ हैं हमारे पास कि कहते हैं दुनिया दो अलग अलग तरीकों से अंत हो सकती है।
यह लोगों का कहने के आधार पर है कि लोग क्या कहते हैं उसके बेसिस पर है। कभी कहता है कि वह उन लोगों के पक्ष में है जो कहते हैं कि यह दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, और कभी सबसे पहली पॉइंट ये कहते हैं कि अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाए, वो लाइन ऐसी है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, बट व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। वो कहते हैं जो मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, जो मैंने किसी चीज को होने की जो आग जो चुल होती है ना, इसे मैंने वो डिजायर मैंने हैंडल करी है, मैंने समझी है, तो मेरा मानना यह है कि पहले लोगों के गुस्से की वजह से दुनिया का अंत होगा। तो कहते हैं वे लोगों के पक्ष में है जो कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी। यहां पर आग का अर्थ हमें पता है लोगों के गुस्से की वजह से समाप्त हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य के जीवन पर अनियंत्रित और असमान इच्छाओं का प्रभाव और परिणाम देखा है कि लोगों की अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल और असमान इच्छा, मतलब अनकंट्रोलेबल डिजायर जो होती है ना इंसान की, कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, अनकंट्रोलेबल, ये पावर भी मेरे हाथ में आ जाए दुनिया में, ये भी मैं करूं, सब कुछ मेरे हाथ में हो, जैसा मैं चाहूं वैसा हम लोग कर सकते हैं। तो वो कहते हैं उन सब चीज़ों का परिणाम जो है वो अब देखने में आ रहा है कि लोगों की अनकंट्रोलेबल डिजायर जो होती है वो लोगों से क्या क्या करवाने को मजबूर हो जाती है। वह पाता है कि मनुष्य की बुरी इच्छाएं उसके स्वभाव के आगे समान है। जैसे उसकी बुरी इच्छाएं हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस इंसान का नेचर कैसा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंसान दिल में कैसा हो, लेकिन अब जब उसकी इच्छाएं उसके सर चढ़ के नाचती है ना, तो वो अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करता है, जिसके अंदर वो ये नहीं सोचता कि उसके उस गुस्से की वजह से, उसकी उस इच्छाओं के पागलपन की वजह से, उस आक्रोश, उस आग की वजह से वो दुनिया में कितना विनाश कर सकता है। हिटलर ने अपने गुस्से, अपने आक्रोश में आके आग थी दुनिया को अपना बनाने की, क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। तो लोगों का जो गुस्सा है वो उनसे कुछ भी करा सकता है। तो यह आग मानव जाति और इस दुनिया को भी नष्ट कर देगी, करने का एक बड़ा कारण बन सकती है, ऐसा हमारे पोएट का कहना था। दूसरी ओर इस संबंध में दूसरा विश्वास कहता है कि दुनिया को नष्ट करने के लिए बर्फ भी पर्याप्त है। लोग कहते हैं कि नहीं यार, दुनिया आग में खत्म हो सकती है लेकिन दुनिया बर्फ में भी तो खत्म हो सकती है ना, दुनिया कोल्ड हार्टेडनेस। अभी तुम लोगों ने पीछे ही वो केस देखा होगा, रिसेंटली, बहुत रिसेंट केस है दिल्ली के अंदर, खंजावला वाला केस, एवरीबॉडी मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। वो क्या था, वो कोल्ड हार्टेडनेस होता, हिट एंड रन केस ही तो था। पता है कि लड़की को हिट किया है, रुक जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ, नहीं, खींचते हुए ले गए गाड़ी, क्या हुआ, कोल्ड हार्टेडनेस ही तो थी, दरिंदगी ही तो थी, लड़की तो गई ना, जैसी भी थी, जो भी उसने किया, जान तो लड़की की गई ना, 4 लड़के तो बच गए ना, उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो वो क्या था, वो कोल्ड हार्टेडनेस ही तो थी, वो उनकी सेल्फिशनेस ही तो थी कि उन्होंने देखा नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा, पत्थर दिल थे वो लोग और निकल गए, रौंदते हुए निकल गए उसको। तो ये वही वो कहते हैं कि दुनिया इस वजह से, लोगों की कोल्ड हार्टेडनेस की वजह से भी अंत हो सकती है। यहाँ कवि बर्फ की प्रकृति की तुलना मनुष्यों के अन्य मनुष्यों के साथ घृणा के भावनाओं के से करता है। उनके मन में गुस्सा, जो हेट्रेड की बात यहाँ पर की जा रही है ना, उसके टर्म्स में वो बात करते हैं, कोल्ड हार्टेडनेस के टर्म्स में बात करते हैं। जैसे बर्फ अपने लंबे संपर्क से शरीर को सुन्न कर देती है, उसी तरह नफरत भी हमारे दिमाग और विचारों को सुन्न कर देती है। ज़्यादा टाइम बर्फ में रहोगे तो कैसे शरीर सुन्न हो जाता है, वैसे नफरत जो है ना, वो तुम्हारे सही और गलत की जो डिफरेंस है, जो पतली सी लाइन है ना, उसको हटा देता है। तुम्हारा दिमाग भी सुन्न हो जाता है चीज़ों के लिए। यू डू नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग, यू जस्ट डू व्हाट यू हैव टू डू। तुम वही करते हो जो तुम्हें दिखता है कि नहीं, ये तो मैं करके रहूँगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बंदा मर रहा है मरता रहे, मेरे को क्या। तो वो जो मेरे को क्या वाली फीलिंग आ जाती है ना, वही विनाश का कारण बन जाती है। और इसलिए हम असंवेदनशील और क्रूर बन सकते हैं। तो इसी तरह से हम असंवेदनशील, हमें लोगों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, हम क्रूर यानी हम लोग क्रूअल बन जाते हैं इंग्लिश में, हम बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हमें किसी से। इच्छा के मुकाबले दुनिया का विनाश के लिए मानवता के प्रति ऐसी क्रूरता अधिक जिम्मेदार होगी। तो वो कहते हैं अगर गुस्सा नहीं तो क्रूरता से, हेट्रेड से ही दुनिया मर जाएगी। हिटलर ने आइस का भी इस्तेमाल किया था, हिटलर वॉज वेरी बैड टूवर्ड्स ज्यूज, उसने ज्यूज का बहुत दुर्गति करी है, तो वो दुर्गति भी आइस का ही पार्ट है, उसे फर्क नहीं पता पड़ रहा कौन जी रहा है कौन मर रहा है। स्पीकर हम सभी को 2 अलग अलग श्रेणियों के लोगों के बीच, तर्क के बीच में लाता है। वो कहते हैं अब मैं तुम्हें 2 लोगों के तर्क वितर्क के बीच में लाता हूं, 2 श्रेणी यानी 2 ग्रुप के लोगों के बीच की बात में लेकर आता हूं, जहां पर वो डिस्कशन में, सॉरी, जहां पे वो हमें 2 लोगों की डिस्कशन के बीच में लेकर आता है, जो सोचता है कि दुनिया एक उग्र अंत तक आ जाएगी, और अन्य लोग जो सोचते हैं दुनिया समाप्त हो जाएगी। लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है वो उग्र से होगा, आग से होगा, दूसरे कहते हैं कि दुनिया ठंड से समाप्त हो जाएगी, आइस से समाप्त हो जाएगी।
कवि संभवतः दुनिया को शाब्दिक अंत के बारे में बात कर रहा है। वो खुद कहते हैं कि उन शाब्दिक, वो कहते हैं खुद उनके हिसाब से कि दुनिया कैसे एंड हो सकती है, लेकिन वह उस शक्ति के बारे में भी बात कर रहा है जिसे मनुष्य ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया है। वो ये भी बताते हैं कि वो शक्ति जिसे हम गुस्सा कहते हैं, उसने किस तरीके से दुनिया को नष्ट कर दिया है। कवि रोमांटिक इच्छा के अनुभव करते हैं, यानी जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर लस्ट को, ऑफ व्हाट ही हैज टेस्टेड ऑफ डिजायर या लस्ट, वो बताते हैं कि प्यार और वासना जैसी भावनाओं के लिए उसने जुनून सीखा है। इसे संभवतः पृथ्वी एक बड़े आग के गोले में बदलने की शक्ति है। ये जो लस्ट और डिजायर है ना, कलयुग में जी रहे हो तुम लोग, तो ये जो फीलिंग्स हैं, गुस्सा, लस्ट, डिजायर, ऑल दीज थिंग्स कुड एंड द वर्ल्ड, ये दुनिया को खत्म करने की कैपेसिटी, पावर पूरे तरीके से रखती है। लेकिन दूसरे चरम पक्ष का भी अनुभव किया है। वो ये भी कहते हैं कि लेकिन लास्ट में एक लाइन कहते हैं, बट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, अगर दुनिया ने 2 बार खत्म होना है तो वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड डिजायर, तब तक मैं डिजायर को, तब तक मैं उस चीज को समझ चुका हूँगा, मैं गुस्से को समझ चुका हूँगा, तब मैं चाहता हूँ कि एक बार हम लोग उसको भी टेस्ट करें व्हाट द अदर पर्सन इज। तो ही सेज, हम चाहते हैं कि वी वुड नाउ वांट, तो ये सेज एंड एज फॉर आइस इट वुड ऑल्सो सफाइस। तो ये सेज अब बर्फ की बात की जाए तो बर्फ भी काफ़ी होगी। अब मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि लोगों के गुस्से से दुनिया अंत होती है तो कैसी होती है। अब मैं एक बार ये भी एक्सपीरियंस कर लेना चाहता हूँ। वो कहते हैं द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, आइस वुड ऑल्सो सफाइस। तो वो ये कहते हैं जब अगर कहूँ मैं दुनिया दूसरी बारी भी नष्ट हो जाएगी तो दूसरी बारी वो आइस से कैसे नष्ट होगी, उसकी बात भी वो करते हैं। ये नफरत जैसी ठंडी भावनाओं के बारे में है जिसमें बहुत विनाशकारी शक्ति है। यह एक सामान्य तथ्य है, सामान्य तथ्य मतलब इट इज अ जनरल ट्रूथ। ये क्या है? ये एक जनरल ट्रूथ है कि प्यार के सभी का प्रचार मिलता है, लोग प्यार की बातें करते हैं, सब करते हैं, लेकिन नफरत क्या होती है? वह एक मौन हत्यारा है। यानी प्यार की बातें तो सब करते हैं लेकिन नफरत धीरे 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 जड़ें बनाती है और काट जाती है। यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में कैसा लिख सकते हो? हेट्रेड इज अ साइलेंट किलर। हेट्रेड इज अ साइलेंट किलर। हेट्रेड जो है ना वो एक साइलेंट किलर है। वो किसी भी इंसान को बिना बताए धीरे 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 उसकी नसों में बस जाएगी और इंसान को खत्म कर देगी। हो सकता है कि आग का गोला खत्म होने जैसा असर ना हो लेकिन ये टोटका करेगा। लेकिन वो कहते हैं ये काम करके लगाकर देखना चाहिए, क्या पता शायद वैसा खत्म ना हो। लेकिन एक बार मैं ये भी जरूर देखना चाहूंगा कि गुस्से से दुनिया कैसे खत्म होती है, वो मैंने देखा है, लेकिन मैं एक बार ये भी देखना चाहूंगा कि लोगों की नफरत से, हेट्रेड से, कोल्ड हार्टेडनेस से दुनिया का अंत कैसे हो सकता है। समझ में आया बच्चों? तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो कृपया करके अपने अपने रजिस्टर खोल लें और डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के दो तीन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको नोट डाउन कर लें। इनको आप लोग डायरेक्टली इंग्लिश में अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे कि आंसर्स बनाने कैसे हैं। डस्ट ऑफ स्नो, अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स। ये हमें सबसे पहला क्या सिखाता है? छोटी चीज़ों की सराहना करना। अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों की सराहना करो, ठीक है। स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस, छोटी चीजें बड़े बदलाव लाती हैं। स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग डिफरेंस। उसके बाद हम क्या बताएंगे? अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स, हाँ, nature has created everything या everybody equal। भगवान ने सबको या सब चीजों को बराबर बनाया है। Do not believe in superstitions। कभी भी superstitions के ऊपर बिलीव मत करो, बिलीव ऑन। सुपरस्टिशंस मतलब पता है क्या होते हैं? सुपरस्टिशंस होती है अंधविश्वास। अंधविश्वास पर विश्वास मत करो बाबा, अंधविश्वास विश्वास करने लायक चीज नहीं है। ये 4 लेसन मिलते हैं हमको डस्ट ऑफ स्नो से। अब आते हैं फायर एंड आइस पे। फायर एंड आइस क्या सिखाता है? फायर एंड आइस हमें सबसे पहली चीज ये सिखाता है
ह्यूमन हैज़ द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इंसान के पास क्या है? इंसान के पास शक्ति है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की, टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ये मैं इंग्लिश में इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग इन हिंट्स को अपने आंसर में यूज़ कर सको। अभी मैं बताती हूँ कि इनको हम अपने आंसर में कैसे यूज़ करेंगे। इंसान के पास पावर है वर्ल्ड को ख़त्म करने की। यहाँ पर आइस किसके लिए यूज़ किया गया है? ये आइस यूज़ किया गया है कोल्ड हार्टेडनेस के लिए, इंसान की निर्दयता दिखाने के लिए, उसकी हैवानियत दिखाने के लिए, उसका हेट्रेड दिखाने के लिए, ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका स्टोन हार्टेड दिखाने के लिए कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टोन हार्टेड है। ये सारी चीज़ें दिखाती है आइस। और वैसे ही हमारी फायर क्या दिखाती है? फायर दिखाता है हमारे मन का एंगर, एंगर के साथ साथ वो दिखाता है हमारे मन की लस्ट, एंड साथ ही साथ वो दिखाता है हमारे मन की किसी भी चीज़ तक पहुंचने की डिज़ायर। उसके अलावा वो यहाँ पर हमें एक और चीज़ बताते हैं, यहाँ पर वो एक इमेजिनरी सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं कि वर्ल्ड अगर दूसरी बारी भी ख़त्म होगा, जबकि ऐसा हो ही नहीं रहा, वर्ल्ड तो एक बार ख़त्म हो गया तो दूसरी बार कैसे ख़त्म होगा। तो वो बताते हैं, वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फायर को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे जो आइस को सपोर्ट करते हैं। वो एक इमेजिनरी सिचुएशन कहते हैं कि वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ वो कहते हैं कि ह्यूमन के पास पावर है कि वो वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो ह्यूमन इमोशंस ही हैं जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर फायर एंड आइस जो है आप लोग लिख सकते हो, दे आर पर्सोनिफाइड एज इमोशंस। यहाँ पर वो ह्यूमन इमोशंस को दिखाने के फॉर्म में पर्सोनिफाई किए गए हैं, बर्फ और आग को। अब आ जाते हैं हमारे पहले सवाल के ऊपर। वो कहते हैं हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं कि दुनिया में एंड होगा, दुनिया का विनाश होगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड, अच्छा सॉरी दिस वन मोर थिंग जो अच्छा मेरे को जो आप लोगों को बतानी है, आंसर कैसे लिखना है। आ जाओ, मान लो आप लोगों को एक सवाल आ गया, मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ। मान लो कि आपको क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड डस्ट ऑफ स्नो। सवाल आ गया कि डस्ट ऑफ स्नो के पीछे क्या मैसेज है, मतलब ये पोएम क्यों लिखी गई है, क्या इसका मैसेज है। अब कंफ्यूजन क्या होगी इसमें, देखो कीवर्ड क्या है, वो तुमसे पूछ रहे हैं मैसेज, किसका पूछ रहे हैं? डस्ट ऑफ स्नो का। अब डस्ट ऑफ स्नो समझ में आई हुई है, पता है डस्ट ऑफ स्नो में क्या है। डस्ट ऑफ स्नो में हमें पता है कि भैया वो अच्छी चीज़ों और बुरी चीज़ों के बीच के कंपैरिजन को बताते हैं। ये पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे हैं, भगवान ने सब कुछ बराबर बनाया है, स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस, अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स, डू नॉट बिलीव ऑन सुपरस्टिशंस। तो इन्हीं हिंट्स को हम याद रखेंगे और आंसर बनाएंगे। सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, भगवान, इसमें पोएम में जो पोएट है, हिंदी में बताते हैं पहले, पोएट जो है वो हमें सिखाते हैं कि हमें अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पोएट हमें सिखाते हैं, तो सिखाने के लिए टीच हो गया, तो कैसे लिखोगे? द पोएट टीचेज अस, वो हमें क्या सिखाता है? टीचेज अस नॉट टू बिलीव ऑन सुपरस्टिशंस। किस पे विश्वास नहीं करना? नॉट टू बिलीव ऑन सुपरस्टिशंस। किस पे विश्वास नहीं करना है हमें? सुपरस्टिशंस पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है, नॉट टू बिलीव ऑन सुपरस्टिशंस। अब कैसे नहीं करना? हेयर, कैसे किया? हेमलॉक ट्री ने तो उसका मुंह ठीक किया ना। हेयर हेमलॉक ट्री एंड क्रो, ये दोनों क्या थे? ये हमने लिखा था नेगेटिव सिंबल्स थे, तो कैसे लिखेंगे? हेयर हेमलॉक ट्री एंड क्रो वर नेगेटिव सिंबल्स। ये क्या थे? वर नेगेटिव सिंबल्स। लेकिन के लिए बट उन्होंने क्या किया? पोएट के मूड को चेंज कर दिया। बट दे चेंज द मूड ऑफ द पोएट एंड क्या किया? उसे पॉजिटिव बना दिया, एंड मेड इट पॉजिटिव। क्या किया? उसको पॉजिटिव बना दिया। एक और लेसन इसमें 2 मार्क का आंसर के हिसाब से समझा रही हूं मैं इसको, तो 1 पॉइंट हमने डाल दिया है। एक टीचर आपको इस पॉइंट का पूरा 1 नंबर दे देगी। इसी के साथ साथ 1 पॉइंट और ले आओ। एक और क्या ले सकते हैं, वो हमें कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों की सराहना करना। ऐसे लिखेंगे हम ऑल्सो, क्योंकि दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं ऑल्सो द पोएट गिव्स द मैसेज दैट, क्या मैसेज देता है? द मैसेज दैट
क्या मैसेज आया है दूसरा मैसेज जो हमें इस पोएम से मिला है वो ये है कि छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए, दैट वी शुड अप्रिशिएट, यानी सराहना करो, वी शुड अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों की भी सराहना करनी सीखो। लाइक अब वो कैसे हुआ था पोएट के सर के ऊपर, लाइक फॉलिंग ऑफ स्नो, जब उसके सर के ऊपर वो बर्फ गिर जाती है ऑन द पोएट्स हेड। वो था बहुत छोटा सा एक्शन लेकिन दिखा बहुत ही बड़ा। तो यहां पर अब आपको पता है कि आपने अपना आंसर लिख दिया, आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टूटी फूटी है, मैम उतनी अच्छी लैंग्वेज में नहीं बना पाया, कुछ मत करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करो। नॉट टू बिलीव ऑन सुपरस्टिशन। यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो क्या थे, ये नेगेटिव सिंबल थे, चेंज द मूड, किसका, पॉजिटिव कर दिया। दूसरा मैसेज क्या है, वी शुड अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन पोएट्स हेड, अंडरलाइन खत्म। अंडरलाइन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लीव द आंसर देयर एंड देन आगे बढ़ जाओ। लर्न दिस ट्रिक, रिमेंबर दिस ट्रिक एंड यू विल नॉट लूज मार्क्स। समझ में आया इंग्लिश के आंसर को हिंदी में कैसे लिखा। यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर में 2 नंबर का आंसर है, 1.5 लेकर जाओगे, कुछ गलतियां कर भी दोगे, ग्रामेटिकल एरर कर भी दोगे तो भी 1.5 तो कहीं नहीं गए। 1.5 या हाँ 1.5 दे जाएगी टीचर, आराम से दे जाएगी। बट रिमेंबर कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, वो ऐसे कन्वर्ट करना है। पॉइंट को दिमाग में रखो, कीवर्ड्स दिमाग में रखो, जैसे मैंने लिखे हुए हैं, मैं सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन करके चल रही हूँ कि आप लोगों को क्या क्या याद रखना है। वो कीवर्ड्स को दिमाग में रखो, आंसर के पॉइंट्स को दिमाग में रखो, आंसर बन जाएंगे, गलतियां नहीं होंगी। अब आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहते हैं बहुत सारे आइडियाज हैं कि दुनिया कैसे एंड होगा। अच्छा, एंड की बात हो रही है यानी फायर एंड आइस की बात हो रही है। फायर एंड आइस की बात करें तो याद कर लो, फायर ये, आइस ये, दोनों के पॉइंट को डाल दो और रियलिटी बता दो। वो कहते हैं हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन अगर सन इतना गर्म हो जाएगा कि वो एकदम ऐसा बर्स्ट हो जाए या ठंडा हो जाए दिन पर दिन, यानी वो हमसे एक इमेजिनरी सिचुएशन का क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं दुनिया का अंत कैसे होगा, इस बारे में कई विचार हैं। क्या आपको लगता है कि एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा यदि सूरज इतना गर्म हो जाए कि वह फट जाए या ठंडा हो जाए या और ज़्यादा ठंडा हो जाए? और ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये ना पाठ्य पुस्तक का ही सवाल है। तो वो कहते हैं थ्योरीज अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ सीम टू बी वेरी प्रोबेबल एज वट एवर इज क्रिएटेड मस्ट पेरिश समडे। तो वो कहते हैं जो भी थ्योरीज हैं दुनिया के डिस्ट्रक्शन के बारे में वो बहुत ही प्रोबेबल, यानी बहुत ही चांसेस हाई हैं उसके होने के, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ पेरिश ज़रूर होगी। पेरिश का मतलब है एंड हो जाएगी, एंड नहीं होगी, डिसअपियर हो जाएगी। हर चीज़ का एक ना एक दिन तो करके उसका एंड आएगा ही आएगा, डिसअपियर होगा ही वो होगा दुनिया से। इन द इवेंट ऑफ सन गेटिंग हॉट और ग्रोइंग एब्सोल्युटली कोल्ड द अर्थ वुड नॉट रिमेन अ हैबिटेबल प्लैनेट। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा टेक्सचुअल क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। इन द फर्स्ट केस इंटेंसिटी ऑफ हीट जो है वो दुनिया को जला देगी, बर्न टू सिंडर, राख में बदल जाओगे तुम लोग, एंड एवरीथिंग विल कम टू एन एंड। इन द सेकंड प्रोबेबिलिटी दुनिया इतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी कि यू विल बी फ्रोजन लिविंग नो सर्वाइवर्स। ये पोएम का क्या है, ये लिटरल मीनिंग का आंसर है कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, वर्ल्ड विल एंड इन आइस। तो ये पोएम का लिटरल मीनिंग है कि एक्चुअल में दुनिया ऐसे खत्म हो सकती है सच में, लेकिन पोएम में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल अलग ह्यूमन के इमोशंस को दिखाया गया है। हिंदी में देख लो इसका आंसर, पृथ्वी के विनाश का सिद्धांत बहुत प्रतीत है, होते हैं और संभावित रूप से जो कुछ भी बनाया गया है उसे किसी न किसी दिन नष्ट होना ही चाहिए। मैं सूर्य की अधिक गर्मी होने या बिल्कुल बढ़ने की घटना में पृथ्वी रहने योग्य नहीं मैं सूर्य की अधिक गर्मी होने या बिल्कुल बढ़ने की घटना ठंड में पृथ्वी रहने योग्य ग्रह नहीं रहेगी, ये बात बिल्कुल सच है। पहली बार में मामला गर्मी की तीव्रता दुनिया को जलाकर राख कर देगी, पहली बारी के अंदर दुनिया पहली राख हो जाएगी और जीवन होगा निष्कर्ष पर आओ। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि दुनिया होगा ही नहीं धरती के ऊपर। दूसरी संभावना में बर्फ इतनी तीव्र हो सकती है कि ठंड की दुनिया से दुनिया जम जाएगी, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। और जैसा मैंने बताया ये क्या है, ये हमारा लिटरल मीनिंग है। लिटरल मीनिंग का मतलब है कि जिस पॉइंट में वो पोएम लिखी गई है ना, कि ये पॉइंट में उनका बोलने का मतलब है वो लिटरल मीनिंग है। हमने जो किया है वो मेटाफोरिकल मीनिंग है कि ये जो भी, क्योंकि बुक के अंदर लिखा ही हुआ है हमारा मेटाफोरिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें पोएम्स को पढ़ना चाहिए कि वो पोएम में पीछे से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। ये जो दिखता है ये जो छुप जाता है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, बस ये वाली कहानी है पोएम्स। सेकंड पे वो कहते हैं फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू यू थिंक फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फ्रॉस्ट के लिए फायर एंड आइस क्या किस चीज के लिए खड़े होते हैं?
Fire for Robert Frost represent fury, violent passions of cruelty, lust, greed, avarice, fury and conflict which can quickly consume a relationship and cause the end of the world. अब वो कहते हैं ये क्या क्या वर्ड्स हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग फायर उग्र हिंसक जुनून की प्रतिनिधित्व करता है, क्रूरता यानी क्रुएल्टी, वासना यानी लस्ट, लालच यानी ग्रीड, एवराइस यानी किसी भी चीज का लोभ होना, उस चीज तक पहुंचना, फ्यूरी यानी रोष और संघर्ष जो जल्दी ही दुनिया को नष्ट कर सकता है. जो क्या कर सकता है? दुनिया को नष्ट कर सकता है. एक रिश्ते का उपभोग करें और दुनिया के अंत का कारण बन सकता है. बर्फ किसका प्रतीक है? बर्फ लाइक कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंस, तुम किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते, हेट्रेड एंड रिजिडिटी, जब तुम टिके रहते हो अपने बात पे, जहां पे ह्यूमन अपने दिल का अच्छाई को छुपा लेता है और बुराई को सामने ले आता है, वो कहते हैं वो भी दुनिया के विनाश का कारण बन सकता है. बर्फ शीतलता, शीतलता तो नहीं कह सकते, शीतलता तो पीसफुल हो जाता है, कोल्डनेस, शीतलता तो नहीं कहेंगे हम इसको, कोल्ड हार्टेडनेस और कोल्डनेस ही रहने देते हैं. असंवेदनशीलता, उदासीनता जैसी ठंडी भावनाओं का प्रतीक है. असहिष्णुता, घृणा, कठोरता जो अच्छाई को दबा सकती है, मानवीय मूल्य और दुनिया को उसकी कयामत तक लेके जा सकता है. इसका मूल्य ये है कि ये दुनिया को कयामत तक, एंड तक लेकर जा सकता है. व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड एंड हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? तो वो कहते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो क्या था और उसने पोएट के मूड को कैसे चेंज किया. डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है पाउडर्ड स्नो पार्टिकल्स, यानी स्नो के वो पार्टिकल्स जो उसके सर पे गिरे थे. वो कहते हैं जैसे उसके सर पे वो स्प्रिंकल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो हुआ, उसकी वजह से उसके हेमलॉक ट्री उसके मूड को बिल्कुल परिवर्तित कर देता है. इनफैक्ट उसकी जो सडननेस थी एकदम से विद नेचर, उसे अभी वो चल रहा है, बर्फ गिरती, ओह नेचर भी है, मेरा मूड तो अच्छा हो गया. That shook him out of his gloomy and pensive mood, and वो वापस से खुश हो गया. वो कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ बर्फ का चूर्ण या इसके छोटे छोटे कणों के बर्फ है. कवि समझता है कि उसके ऊपर बर्फ की धूल का छिड़काव हुआ. हेमलॉक के पेड़ से कौवे ने अचानक उड़ने के कारण बदल गया, उसका मूड बदल गया. वास्तव में यह संपर्क को की अचानकता थी, प्रकृति जिसने उसे उसकी उदास और चिंताग्रस्त मनोदशा से बाहर कर दिया और कुछ खुशी और उत्साह की में उसके मूड को सेट कर दिया. What are the birds that are usually named in the poem? Do you think crow जो है वो मेंशन पोएम में किया गया है? crow के बारे में तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज आती है? बर्ड्स जो जनरली पोएम में होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं पीकॉक्स, पैरेट्स, लार्क्स, नाइटिंगेल्स, कुकूज, स्काईलार्क्स एटसेट्रा, जो लव, गुड लक, ब्यूटी, मेलोडियस आवाज, इन सब से रिलेटेड होते हैं. लेकिन क्रो को हमें हमारी पोएम में कभी हार्डली ही जगह मिलती है पोएट्री के अंदर, क्योंकि क्रो ना तो स्वीट गाता है ना ही वो दिखने में अच्छा होता है. मोरोवर उसे इनऑस्पिशियस, उसे ऐसे बैड लक का सिंबल माना जाता है. क्रो के दिमाग जब भी दिमाग में आते हैं वो कहाँ है ऐसा किसी बंदे की लाश को खाता हुआ ही दिखता है, कुछ स्कैवेंज करता हुआ ही दिखता है, उसकी हार्शनेस दिखती है, उसकी कनिंगनेस दिखती है. यहाँ पर ये इमेजेस जो है वो काफ़ी इंसान को दुखी बना देती हैं. और लेकिन हमारी पोएम में वही क्रो था जिसने उसके मूड को अच्छा कर दिया. कविता में प्रायः जिन पक्षियों का उल्लेख मिलता है वह मोर, तोते, लार्क्स, नाइटिंगेल, कोयल, स्काईलार्क्स से जुड़ा होता है, जो प्रेम, सौभाग्य, सुंदरता और मधुर गायन से जुड़े होते हैं. एक कौवा मुश्किल से कविता में कभी अपना स्थान पाता है, क्योंकि कौवा ना तो मधुर गान करता है ना ही सुंदर पक्षी होता है. इसके अलावा माना जाता है कि अशुभ और अपशकुन का भी सिंबल हमारा कौवा ही है. एक कौवे द्वारा पैदा किए गए चित्र है जो कठोरता और चालाकी को दिखाते हैं. यह छवि कवि को उदास और निराश मन के साथ अच्छी तरह से उनके मूड के साथ मेल खाती है. क्रो, सैडनेस, लेकिन वही सारी चीजें ही पोएट के मूड को एकदम से बदल के रख देती हैं, वही उसके मूड को एकदम अच्छा कर देती हैं. हेमलॉक ट्री क्या होता है? व्हाई डजंट द पोएट राइट मोर अबाउट ब्यूटीफुल ट्री जैसे मेपल, ओक या पाइन? हेमलॉक ट्री अपने आप में एक पॉइजनस ट्री है जिसपे कुछ व्हाइट फ्लावर्स होते हैं. पोएट ने जान के इस ब्यूटीफुल ट्री जैसे मेपल ट्रीज, ओक ट्रीज, पाइन ट्रीज नहीं डाला है, ताकि वो चाहते थे कि वो अपना खराब मूड दिखा सके, डिप्रेस माइंड दिखा सके. साथ ही साथ जो ट्री है वो उनके इंस्ट्रूमेंट ऑफ सैडनेस, जो चेंज को दिखा सके, कि जरूरी नहीं है कि जो पेड़ पॉइजनस हो वो तुम्हारा मूड खराब ही रखेगा. पोएट यहाँ पे ये भी दिखाना चाहते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, हर चीज जो एक नेचर ने बनाई है, भले ही वो एक पॉइजनस ट्री क्यों ना हो, वो किसी को भी अच्छा मूड देने के अंदर मदद कर सकती है. आप लोग एक बार इसकी हिंदी की व्याख्या पढ़ लेना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. What is the poet's purpose of introducing unglamorous tree like hemlock and a lackluster bird in the crow like
लाइक क्रो इन द पोएम। तो वो कहते हैं हमारे पोएट का क्या मोटिव है यहाँ पर कि उसने एक अनग्लैमरस, एक काफी हेमलॉक ट्री जैसे पॉइंट ट्री को पोएम में लाया है, और एक लैक लस्टर बर्ड, मतलब अ बर्ड विद नो ब्यूटी, एक ऐसे बर्ड को पोएम में लेकर आए हैं जिसके अंदर कोई भी सुंदरता नहीं है। बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉट सो अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर इन द पोएम, द पोएट मीन्स टू इम्प्रेस अपॉन द ग्लोरी ऑफ द नेचर इवन इन द मोस्ट हम्बल एंड अनग्लैमरस एस्पेक्ट। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि दुनिया में जो चीज़ें सुंदर हो वही आपका मूड अच्छा कर सकती है, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें अच्छी दिख रही हैं वो अच्छी होंगी भी। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चीज़ जो चमके वो सोना नहीं होती है। नेचर इन ऑल एस्पेक्ट गिव प्लेजर दो वी समटाइम फेल टू रियलाइज इट। नेचर अपनी तरह से तो जो भी हमारे लिए करता है ना बच्चा पार्टी, वो हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन कभी कभी ये हम इंसान ही है जो उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि भगवान ने जो हमारे लिए दिया है, नेचर ने जो हमें दिया है वो अच्छा है। हम उस चीज़ को अपने आप में ही कुछ और समझने लगते हैं और अपने मूड को खराब कर लेते हैं। हाउ डज फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट नेचर इन द पोएम, उन्होंने नेचर को कैसे हमारी पोएम में दिखाया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को डस्ट ऑफ स्नो में अनकन्वेंशनल दिखाया है, काफ़ी अनकॉमन दिखाया है दोनों पोएम्स के अंदर। पहले तो वो वर्ल्ड को ख़त्म करने की भी बात भी करते हैं एक पोएम के अंदर, और दूसरे के अंदर वो नेचर को कुछ अलग ही ले जाते हैं। ऑल्दो लाइक द कन्वेंशनल नेचर पोएट्स, फ्रॉस्ट बिलीव कि नेचर जो है वो हमें देता है, वो हमें सौरों से, दुख से शांति देता है और हमें दुनिया की ट्रबल्स से बचा कर रखता है। दुनिया की जो मुसीबतें हैं उनसे मूड अच्छा करना हो तो नेचर में जाके बैठ जाओ, मूड खराब हो तो तारों को देख लो, मूड खराब हो तो वॉक पे निकल जाओ, आसपास की चीज़ें ही तुम्हारा मूड अपने आप बेटर कर देंगी। लेकिन वो अपनी पोएम में कोई भी ब्यूटीफुल लैंडस्केप यूज़ नहीं करते हैं, ना फ्लावर्स यूज़ करते हैं, ना प्लांट्स यूज़ करते हैं। वो दिन भी ठंडा उठाते हैं, जिस दिन इंसान का मूड भी ठंडा, दिन भी ठंडा, सब कुछ ही खराब है। Nor does it talk about sweet singing bird like cuckoo, lark या nightingale। वो विंटर लैंडस्केप देते हैं, विंटर लैंडस्केप में भी वो हेमलॉक ट्री देते हैं जो पॉइजनस फ्लावर वाला होता है, जिसपे पूरी स्नो से वो भी कवर्ड है, और क्रो जो उसके ऊपर बैठा है। इनफैक्ट ये तीन सिंबल्स यहाँ पे इफेक्टिवली यूज करे गए हैं हमारे पोएट के मेंटल स्टेट को दिखाने के लिए। मूड विंटर ठंडा, डिप्रेस बेकार मूड, हेमलॉक ट्री पॉइजन, क्रो बैड लक। तो उन्होंने तीन अलग अलग सिंबल्स को दिखाया है। वो दिखाते हैं कि उनका मूड बहुत ही डिप्रेस था और मेलनकली था, मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड थे, दुखी थे फॉर द होल डे, जब वो एक स्नो लेडन पेड़ के नीचे से जाते हैं। विद द क्रो पर्च्ड ऑन इट, व्हेन द क्रो शेक्स डाउन ऑन हिम सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ये जेंटल शार जो है वो उनके मूड को ठीक करने के लिए काफ़ी होता है। जब उन पे पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी डस्ट ऑफ स्नो जब उनके सर पे गिरता है तो उनका मूड जो है वो एकदम से बदल जाता है। ही इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ सैड डिजेक्टेड, मतलब ऐसा डिप्रेस्ड सा जो उनका मूड था, वो डिप्रेस्ड मूड से हट के एकदम से रिलीफ और प्लेजर वाले मूड में आ जाते हैं, शांत हो जाता है, उनका दिल अच्छा हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए, सब बदल गया उनका। The remaining part of the day is marked by happiness and light mood। उसके बाद पूरा दिन उनका बहुत अच्छे से जाता है। Therefore, although hemlock tree और crow जो है वो ट्रेडिशनली किसी भी चीज़ के अच्छी चीज़ से नहीं जुड़े होते, क्रो को देखकर कोई भी खुश नहीं होता, तो उनके जो इमोशंस हैं क्रो और हेमलॉक ट्री, पॉइजन के साथ, पॉइजन और अपशगुन वाली चीज़ों के साथ कोई भी खुश नहीं होता, लेकिन यहाँ पे उन्हीं को यूज़ किया गया है खुश बनाने के लिए। स्टिल द पार्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी इंस्ट्रूमेंटल, यानी वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी इंसान के मूड को एकदम से बदल के रखने के लिए। सिमिलरली स्नो जो है वो डिफिकल्ट टाइम्स, मुसीबतों को, सफरिंग को दिखाती है, लेकिन स्नो के गिरना ही उसके मूड को सैडनेस से अच्छे में बदल सकता है। नेचर का काम है हमारे लिए अच्छा करना। सच इज द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर दैट व्हेनेवर ह्यूमन बीइंग्स कम इनटू लैप ऑफ नेचर, जब हम लोग नेचर की गोद में जाते हैं, बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ तो रिलीफ हमें मिलता ही है, कुछ ना कुछ डिलाइट, कुछ ना कुछ खुशी तो हमें वहाँ पर महसूस करने को मिलती ही है। एक बार आप लोग इसके हिंदी के आंसर को भी रीड आउट कर सकते हैं। एज एवरीबडी सेड कि मैम आंसर प्रोबेबली इंग्लिश में रखो, तो हेयर आई गो, इंग्लिश के आंसर को हिंदी में समझा दिया है। नहीं समझ में आता है तो प्लीज डेफिनेटली गो एंड रीड द आंसर इन हिंदी वंस। एवरीबडी हु इज फ्रॉम यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जिनके पेपर में उन्हें लगता है कि हमारा तो पूरा पेपर मैम हिंदी मीडियम में चलता है, तो ये उन्हीं के लिए हिंदी की व्याख्या आप लोगों को हेल्प करेगी आंसर्स की, सो दैट यू गेट टू नो कि आप लोगों को आंसर में क्या लिखना है और आंसर कैसे लिखना है, कौन सा पॉइंट आप लोगों ने उठाना है और अपने आंसर में डालना है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस पॉइंट में समझा दिया है कि आप लोग कैसे अपने आंसर के पॉइंट्स को उठाएंगे। वर्ड्स को ज़रूर याद कर लेना बच्चा पार्टी की ये वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स को अपने आंसर में ज़रूर यूज़ करना, अच्छे नंबर आ जाएंगे।
What message do you think Robert Frost's poem Fire and Ice gives to mankind? इसका क्या मैसेज है इस पोएम का? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है फायर एंड आइस, वो एक अपील है, यानी हम कह सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट है फॉर एंडिंग द फियरी इमोशंस लाइक एंगर, क्रुएल्टी, वायलेंस एंड इंटॉलरेंस एंड आइसी इमोशंस लाइक हेट्रेड, जेलसी एंड एपथी. एपथी का मतलब होता है किसी से फर्क ना पड़ना. तो वो दुनिया से दरख्वास्त करते हैं कि भैया ये जो इमोशंस है ना अपने मन के, क्रुएल्टी के, वायलेंस के, गुस्से के, हेट्रेड के, जेलसी के, इनको हटा दो. बिकॉज ये सब क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे ह्यूमन सोसाइटी के फैब्रिक ऑफ रिलेशनशिप को. फैब्रिक ऑफ रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि हमारे इंसान का जो घृणा, ईर्ष्या, उदासीनता, ये सब चीज़ें जो है ये मानव के जो रिश्ते के ताने बाने हैं उसको नष्ट कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं. साथ ही साथ वो कहते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स एंड दे हैव कॉज इररिपेरेबल डैमेज टू रेस, कंट्रीज एंड एनवायरनमेंट. ये लोगों के इमोशंस की वजह से हमने अनगिनत लोगों की जिंदगियां कुर्बान हुई हैं. इररिपेरेबल डैमेज, ऐसी डैमेज हुई है जो कब ठीक नहीं हो सकती. लोगों के बीच में जातिवाद, देशों के बीच में, और हमारे नेचर को, प्रकृति को बड़ा ही नुकसान पहुंचा है. वह अनगिनत जीवन के नुकसान के लिए जिम्मेदार है और वह जातियों, देश और अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है उन्होंने हमारे वातावरण को. वह मानव जाति की एकता में विश्वास करते हैं. वह बिलीव करते हैं इन यूनिटी. ही बिलीव्स इन दी वननेस ऑफ मैनकाइंड, या सिंपली आप लोग वननेस की जगह यूनिटी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं. वो दुनिया की एकाग्रता में बिलीव करते हैं और वो चाहते हैं दुनिया में एक ऐसी दुनिया बने जहाँ प्यार, मोहब्बत और हारमनी, यानी एक लोगों के मन में भाईचारा हो. वह मानव जाति की एकता में विश्वास करते हैं और प्यार, शांति और सद्भाव से भरी दुनिया की कल्पना करते हैं. साथ ही साथ वो कहते हैं डिस्ट्रक्शन इज इजी बट मोर चैलेंजिंग एंड डॉन्टिंग टास्क इज टू क्रिएट एंड मेंटेन अ वर्ल्ड. ही सेज डिस्ट्रक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा डॉन्टिंग, सबसे बड़ा मुश्किल टास्क हमारे लिए क्या है? एक ऐसे वर्ल्ड को मेंटेन करना जो पीसफुल हो, जो शांत हो. तो वो कहते हैं वह मानव जाति की एकता में विश्वास करते हैं और प्यार, शांति, सद्भाव की बात करते हैं. विनाश आसान है लेकिन अधिक चुनौतीपूर्ण और कठिन काम बनाना है दुनिया को, और एक ऐसी दुनिया है, ऐसी दुनिया को बनाए रखना जिसमें सब लोग परस्पर सह अस्तित्व में रह सके, यानी सब लोग जब वहाँ पे हार्मनी में रह सके, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रख सके कि हाँ यार मैं इंसान हूँ, मैं बाकी जितना ही बराबर हूँ, जहाँ पर मैं को एग्जिस्ट कर सकूँ मिलजुल के. म्यूचुअली मतलब मिलकर को एग्जिस्ट रह सकूँ या रह सके एट इंडिविजुअल लेवल, यानी बेसिक अपने लेवल के ऊपर. द पोएम सीम्स टू कन्वे द मैसेज दैट ऑब्सेशन विद अनहेल्दी एम्बिशंस लाइक ग्रीड, लस्ट, पावर और अ लाइफ फुल ऑफ जेलसी एंड हेट्रेड विल डिस्ट्रॉय ऑल पीस ऑफ माइंड एंड चार्म ऑफ लाइफ. इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो पोएट बताते हैं कि ऑब्सेशन, यानी किसी भी चीज़ के साथ हम लोगों का ऑब्सेशन हो जाना, या हम कैसे किसी भी चीज़ का जो लालच होता है ना, बहुत ज़्यादा हमारे दिल के अंदर एक आग होती है उस चीज़ को पाने की, जिसके अंदर ऐसे ग्रीड, एक दूसरे के लालच होना, वासना होना, पावर, या ऐसी जेलसी वाली जिंदगी को जीना, हेटेड होना किसी के भी दिमाग में, ये किसी भी इंसान के दिमाग, पीस ऑफ माइंड को खत्म कर देता है. साथ ही साथ उसकी जिंदगी में जो खुशियां हैं वो भी छिन जाती हैं. दस पोएम जो है वो एक वार्निंग है ह्यूमन बींग्स को कि वो लोग अपने नेगेटिव एस्पेक्ट को, डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स को कंट्रोल करें या उसको रोकें, उस पर अपने थाम लगा दें, ताकि वो लोग एक अच्छे वर्ल्ड में जी सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके. वो कहते हैं व्यक्तिगत स्तर पर कविता व्यक्त करती प्रतीत होती है. संदेश यह है कि लालच जैसी अस्वस्थ्यकार महत्वाकांक्षाओं का जुनून, वासना, शक्ति या ईर्ष्या और घृणा से भरा जीवन नष्ट हो जाएगा. मन की सारी शांति और जीवन का आकर्षण भी खत्म हो जाएगा. इस प्रकार यह चेतावनी है कि मनुष्य को नकारात्मक या अपनी सोच पर जांच कर लेना चाहिए और अपनी मानव जाति को महान भविष्य के लिए विनाशकारी भावनाएं और भावनाओं का त्याग करना चाहिए. ठीक है बच्चा पार्टी, इसी के साथ ये भी हमारे दो पोएम्स होती हैं समाप्त, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो. आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, इन दोनों पोएम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आ गया होगा. जिन लोगों के डाउट्स थे कि मैम हिंदी के क्वेश्चन को इंग्लिश में कैसे करें, उन्हें भी समझ में आ गया होगा.
पढ़ो अपने पॉइंट को, कीवर्ड्स उठाओ, अपने आंसर्स बनाने की कोशिश करो, ये काम हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम लोग हमारी अब नेक्स्ट क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ और देखेंगे उसके सवालों को। बाय बाय एवरीवन।